हाँ जी, लेट्स स्टार्ट द क्लास। हम फर्स्ट चैप्टर से शुरू कर रहे हैं आपके, दैट इज इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि होता क्या है ये इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट। इंटरनेशनल यानी कि आउटसोर्सेज, जब हम बाउंड्री से बाहर जाके काम करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिया में रहते हैं तो जो आउटसोर्स कंट्रीज हैं, ठीक है, बाहर की कंट्रीज हैं, वो हमारे लिए इंटरनेशनल है। फाइनेंशियल मीन्स जब हम इन अ मॉनेटरी टर्म डील करते हैं उनके साथ, दैट इज फाइनेंस। एंड मैनेजमेंट मीन्स अगर वो बाहर की कंपनीज हमारे इंडिया में आके वर्क कर रही हैं तो यहाँ पे उनको उसको मैनेज करने के लिए यहाँ के लोग चाहिए होंगे ना। तो हम अगर हम उनसे डील कर रहे हैं तो हमें उनकी वहां की बाउंड्रीज और वहां के डिसिप्लिन के हिसाब से वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अ सेपरेट एंड न्यू डिसिप्लिन डेवलप रिसेंटली, इट इज द मैनेजमेंट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस, concerned with the management of international business related financial function commonly known as international financial function। ठीक है, जब हम इंटरनेशनल डीलिंग करते हैं, ट्रेड करते हैं, दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, फाइनेंस यानी कि मनी। ठीक है, जब हम मनी मॉनेटरी टर्म्स में बाहर की कंट्रीज के साथ डील कर रहे हैं, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? It is the operational activity of a business that responds for obtaining and effectively utilization the fund necessary for efficient operations। ठीक है, डेली के वर्क करने के लिए, इफेक्टिवली वर्क करने के लिए बिजनेस में मैनेजमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, जब हम फाइनेंस मैनेजमेंट को एज अ ऑपरेटिंग एक्टिविटी वर्क करते हैं, ठीक है, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, यानी कि फाइनेंस को जब हम मैनेज करते हैं, ठीक है, वही फाइनेंस को जब हम इंटरनेशनल लेवल पे मैनेज करेंगे तो वो इंटरनेशनल फाइनेंस बन जाएगा। अगर हम इंडिया के लेवल पे मैनेज करेंगे तो वो फाइनेंस मैनेजमेंट। इसमें क्या क्या आएंगे? इसमें फाइनेंस डिसीजन आएगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन आएगा, डिविडेंड डिसीजन आएगा और वर्किंग कैपिटल डिसीजन आएगा। फाइनेंस डिसीजन यानी कि फाइनेंस से रिलेटेड, ठीक है, यानी कि शेयर से रिलेटेड, डिविडेंड से रिलेटेड, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव से रिलेटेड। इन्वेस्टमेंट में यानी कि हम कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि अगर हम एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, लोन ले रहे हैं, परचेज सेल्स कर रहे हैं, ठीक है, जब भी सेल्स और परचेज होगी दैट इज इंक्लूडेड इन इन्वेस्टमेंट। देन डिविडेंड डिसीजन रिलेटेड टू द प्रॉफिट, कि हम प्रॉफिट को, जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं वो हम शेयर्स के रूप में, कैपिटल्स के रूप में या शेयर के इंटरेस्ट के रूप में लोगों को दे रहे हैं, या फिर हम उसको रिटेन कर रहे हैं। रिटेन यानी कि अपने आगे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए बचा के रखते हैं। देन वर्किंग कैपिटल यानी कि डेली वर्क में जो जो चीज की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, डे टू डे रिक्वायरमेंट जो होती हैं, दैट इज वर्किंग कैपिटल। उसको स्मूथली परफॉर्म करने के लिए जो हम डिसीजन लेते हैं, यानी कि जो कैपिटल हम लिक्विड फॉर्म में रखते हैं अपने पास, कैश इनफ्लो और कैश फ्लो आउटफ्लो जो होता है, दैट इज वर्किंग कैपिटल डिसीजन। ठीक है, ये डिसीजंस हो गए हमारे, मेजर डिसीजन है फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड एंड वर्किंग कैपिटल। अभी हमने पढ़ा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अब हम पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वो क्या होता है? जब हम फाइनेंस की मैनेजमेंट करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, मैक्रो लेवल पे, जब टू कंट्रीज आपस में, दो कंट्रीज जो हैं वो आपस में लेन देन कर रही हैं, ठीक है, बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स कर रही हैं, ट्रेड कर रही हैं, दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट। ठीक है, डोमेस्टिक वर्सेस इंटरनेशनल दिया हुआ है।
फॉरेन एक्सचेंज रिस्क इज अ रिस्क दैट फॉरेन करेंसी प्रॉफिट कैन एनवेलप इन होम country ड्यू टू अनएंटिसिपेटेड अनफेवरेबल एक्सचेंज रेट मूवमेंट। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क क्या है, हमें होएगा, उनको नहीं होएगा। ठीक है, क्यों? अगर कंट्री आपस में, अगर मैं इंडिया में ही डील करती हूँ तो मुझे फॉरेन एक्सचेंज वाला कोई भी रिस्क नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मुझे कंट्री करेंसी को चेंज ही नहीं करवाना पड़ेगा। इंडिया में तो वही करेंसी चलती है ना, तो चेंज नहीं करवाना पड़ेगा, तो ऐसा रिस्क होएगा ही नहीं। लेकिन अगर हम बाहर से डील करते हैं तो हमें ये रिस्क आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि बाहर हमें अपनी करेंसी को चेंज कराना पड़ेगा। इंडिया में रुपीज चलते हैं, बाहर डॉलर चलते हैं, डैन चलते हैं। ठीक है, तो इन सब में हमें अपने रुपीज को चेंज करवाना पड़ेगा। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर इंडियन रुपीज डिक्रीज होते हैं अकॉर्डिंग टू यूएस डॉलर, तो हमारा रेवेन्यू कम हो जाएगा, यानी कि इनकम हमारी कम हो जाएगी। देन पॉलिटिकल रिस्क। ठीक है, पॉलिटिकल रिस्क यानी कि गवर्नमेंट बेसिस। ठीक है, गवर्नमेंट के राइट रूल रेगुलेशंस यहाँ के लोगों के लिए अलग है, वहां के लोगों के लिए अलग है, तो हमें दोनों के अकॉर्डिंग फॉलो करना पड़ता है। देन फाइनेंशियल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन यानी कि कॉम्बिनेशन। जब हम ग्लोबल और डोमेस्टिक यानी कि बाहर, फॉरेन और इंडिया दोनों को कंबाइन करके काम करते हैं, फाइनेंस करते हैं, यानी कि कैश का इनफ्लो आउटफ्लो करते हैं, तो वो क्या आएगा? फाइनेंशियल इंटीग्रेशन। हाँ जी, फाइनेंशियल मार्केट कैसे कैसे हो सकती है? डीरेगुलेशन, ग्लोबलाइजेशन और एडवांस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि कॉम्बिनेशन। कैसे कंबाइन कर सकते हैं? टेक्नोलॉजी के बेस पे, डी रेगुलेशन के बेस पे और ग्लोबलाइजेशन के बेस पे। अब फर्म मार्केट इंटीग्रेशन के फॉर्म कौन कौन से हैं? इंफॉर्मेशन शेयर करना, ठीक है, कटिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी कि लाइसेंसिंग, रेजिंग फंड, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, वेरियस फॉर्म में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कैपिटल फ्लो क्रॉस बॉर्डर के अंदर, यानी कि दो बॉर्डर में, दो कंट्रीज में जब कैपिटल फ्लो होएगा, फॉरेन पार्टिसिपेशन इन डोमेस्टिक, हमारे डोमेस्टिक में फॉरेन की पार्टिसिपेशन आना। इम्परफेक्शंस। फर्स्ट आ गया इंटीग्रेशन का इम्परफेक्शंस। इम्परफेक्शन क्या है? वन ऑफ द मेजर करेक्टर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट that is imperfect. Due to this reason, financial integration is night borrowing regions and global is there imperfect. Imperfect financial can arise from the inequality of marginal rate of substitution of different agents. In addition to this legal restrictions, ठीक है, imperfections क्यों है? एक तो inequality है, क्वालिटी जो है गुड्स की इनइक्वल है। ठीक है, हमारे यहाँ की क्वालिटी अलग है, वहां की क्वालिटी अलग है। लीगल रिक्वायरमेंट्स, लीगल तौर पे भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। ठीक है, हमारे यहाँ के वर्कर्स वहां पे जाके कैसे वर्क करेंगे, उसमें भी रिस्ट्रिक्शन है। वो वहां से वो यहाँ आएंगे, लाइसेंसिंग सिस्टम है। ठीक है, उनको एग्जिट और एंट्री करने के लिए गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है? इफिशिएंट मैनर में क्या है? एलोकेशन ऑफ कैपिटल हो जाती है, कैपिटल लगाना इजी हो जाता है कि कहाँ कहाँ कैपिटल लगाना है। ठीक है, बेटर गवर्नेंस, गवर्नमेंट के बारे में पता चलता है हमें।
अलग अलग कंट्री की गवर्नेंस से हम डील करते हैं। ठीक है, रिस्क शेयरिंग, रिस्क जो है वो शेयर हो जाता है, एक कंट्री को या एक जने को रिस्क नहीं लेना पड़ता। बोथ आर इन्वॉल्व, बोथ कंट्रीज, फॉरेन और इंडिया। देन हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रोथ, जो बाहर के लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट हाई करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगी, हायर इन्वेस्टमेंट आएगी, हमारे पास मनी का फ्लो अच्छा होगा। हाँ जी, क्लियर है इतना? Financial and currency crisis means a financial crisis is broader situation in which some financial assets suddenly lose a large amount of their normal value। ठीक है, क्राइसिस क्या है, मंदी आ जाना। ठीक है, फाइनेंस में मंदी आ गई, एकदम से जो फाइनेंस था, जो एसेट्स थे, वो लॉस में चले गए। ठीक है, उसकी वैल्यू एकदम से गिर गई, दैट इज क्राइसिस। 19th और 20th सेंचुरी में फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे कुछ। ठीक है, जिसमें सारे बैंकिंग सिस्टम हिल गए थे। ठीक है, करेंसी क्राइसिस क्या होता है, सडनली यानी कि एकदम से डिक्लाइन स्टेज आ जाए, दैट इज करेंसी क्राइसिस। एग्जाम्पल दिया हुआ टर्की 2018, क्या था, टर्की इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। इन 2000 the Turkey government implement couple of political and economic reforms to attract foreign investment. After the 2008 and 2009 global crisis, Turkey experienced a rapid inflow of foreign capital, which was partially due to reform and partly due to mostly large country lower interest rate after the crisis to promote investment and boost aggregate demand. In 2018, Turkish fall 45% against the US dollar. During the period from 10 to 18, Turkish business and bank borrowings huge amount of money from international investors। हाँ जी, टर्किश में क्या हुआ, 2000 में टर्किश जो थी वो डील करती थी। ठीक है, उसमें इकोनॉमी और पॉलिटिकल डीलिंग्स वो करते थे। ठीक है, एक लेकिन 2008 और 2019 में क्या हुआ, ग्लोबल क्राइसिस आए। ठीक है, ग्लोबल क्राइसिस यानी कि सब जगह क्राइसिस आए। ठीक है, जो लार्ज कंट्री थी जो इंटरनेशनल में डील करती थी, वहां पे थोड़े ज्यादा है। और 2018 में टर्किश का 45% जो था यूएस डॉलर से कम हो गया, जो कैपिटल था वो यूएस डॉलर के अमाउंट से 45% कम हो गया। ठीक है, यानी कि क्राइसिस आ गई, जो बढ़ने वाली चीज थी वो कम हो गई। हाँ जी, क्राइसिस आए, क्राइसिस के बाद अब इनको डील भी करना था, आगे भी जाना था, लेकिन इस क्राइसिस की वजह से इम्पैक्ट क्या पड़ा, हाईली इन्फ्लेशन हो गई, हाईली अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, डेट बर्डन आ गई, इनकी लोन लिया हुआ था लोगों ने, वो उनके सिर पे चढ़ गए, आउटपुट लॉस हो गया, आउटपुट बनाया ही नहीं जा रहा है, बन ही नहीं रहा है। ठीक है, लो रेट वेजेस, वेजेस जो वर्कर को दिए जाने लगे वो भी कम हो गए, क्योंकि क्राइसिस ही आ गए। तो जिस वेज पे जितना, जो जिसको जितना मिलता था वो उतना वर्क करने के लिए रेडी हो रहा था। हाँ जी, क्लियर है, समझ में आ रहा है? मोनिका, इज दैट क्लियर?
देन ग्लोबल रिसेशन एंड रिस्क स्प्लिट ओवर। ग्लोबल रिसेशन क्या बोल रहे हैं, ग्लोबल विलेज बन गया इंडिया। इंडिया में भी 1991 में न्यू इकोनॉमी पॉलिसी आई, जिसकी वजह से बाहर की कंट्री को अलाउ कर दिया गया कि वो आप आकर हमारी कंट्री में आके आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इंडिपेंडेंट हो गई सारी इकोनॉमी, ठीक है, वर्क करने के लिए। स्प्लिट ओवर, को मूवमेंट, refers to impact that in relatively event in one nation can have on the economic of other nation. Throughout these are the positive split over effect। ठीक है, यानी कि एक कंट्री, एक नेशन में जो इकोनॉमी पॉलिसीज थी वो दूसरे नेशन में आ गई, यानी कि एक कंट्री ने दूसरे कंट्री पे पॉजिटिव स्प्लिट कर दिया। ठीक है, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा, कुछ डोमेस्टिक इम्पैक्ट हो जाए, ठीक है, अर्थक्वेक आ जाए, अर्थक्वेक की वजह से, ठीक है, स्टॉक मार्केट की वजह से, ठीक है, ये नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया। देन स्पेशल कंसिडरेशन, कंसिडरेशन क्या होता है, इन रिटर्न कुछ देना, ठीक है, रिटर्न में कुछ देना, दैट इज कंसिडरेशन। अब स्पेशल कंसिडरेशन क्या है, अनकनेक्टेड इकोनॉमी, country has experienced very little far split out effect that the global market these flows of economic are getting rare। North Korean and economic, ठीक है, किन किन के साथ, जैसे नेगेटिव इम्पैक्ट के लिए हमने नॉर्थ कोरियन को छोड़ दिया, उनके साथ डील नहीं करते, ठीक है। कुछ इकोनॉमीज हैं जो अनकनेक्टेड है हमारे साथ, जैसे नॉर्थ इकोनॉमी, ठीक है, नॉर्थ कोरिया, ठीक है। सेफ हेवन इकोनॉमी, सेफ हेवन इकोनॉमी वो है जहाँ पे जो खुद डेवलप्ड है, हमारी कंट्री डेवलपिंग है ना, जो डेवलप्ड कंट्री है वो हमारे लिए सेफ हेवन की तरह काम करती हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें फंड रेज करके दे सकती हैं, लोन दे सकती हैं, ठीक है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो वहां जा सकते हैं, काम सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे लिए हेवन। और अनकनेक्टेड कुछ ऐसी इकोनॉमी जिनके साथ हमारा कोई कनेक्शन ही नहीं। हाँ जी, चैप्टर क्लियर है सबको?